ओके, सो हमारे जो है अभी तक हमने बहुत सारे पॉलीमर्स देखे, सम इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीमर्स थे वो सारे। अब वो जो जितने थे वो सारे थे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। उससे पहले एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो देखेंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली अगर हम लोग एक पॉलीमर लेते हैं तो उसका जो मास होगा, उसका मास जो होगा वो एवरेज किसका होगा, एवरेज ऑफ मासेस ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, मासेस ऑफ मोनोमर्स। तो कोई एक पॉलीमर लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, जितने भी टाइप के हैं ना, कोई कोपॉलीमर होते हैं, कोई होमोपॉलीमर होते हैं, तो जितने भी मोनोमर्स यूज़ हो रहे हैं हर एक का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज सबको ऐड करके, मतलब उनका एक एवरेज जो मास आएगा वो क्या होगा, हमारा पॉलीमर का मास होगा। ठीक है, एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसको डीपी से डिनोट किया जाता है, डीपी दैट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज़ नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। ठीक है, कि कोई एक पॉलीमर हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर कितने मोनोमर्स की यूनिट्स आपस में ज्वाइंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एकदम सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए ज़रा, मॉलिक्यूलर मास में और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा हुई, मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर भी ज़्यादा होंगे, फाइन। और अगर मोनोमर ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज़ होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो हायर द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, हायर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर, फाइन। अच्छा, अब उसमें एक दो चीज़ें होती हैं कि जो हमारा, अगर हमने एक पॉलीमर लिया, लेट्स से अ पॉलीमर विच हैज़ वेरी लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेरी लो मॉलिक्यूलर मास, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यस और नो। लो मॉलिक्यूलर मास कब होगा, जब उसके अंदर नंबर ऑफ मोनोमर्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, और नंबर ऑफ मोनोमर्स कम होंगे तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसी होगी, बहुत ही लो होगी। जब ये कंडीशन होती है ना, तो हमारा जो पॉलीमर होता है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। मतलब वो पॉलीमर को हम लोग यूजुअली यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही कम जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही। अब स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस बात है बहुत सारी जगह हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इसी को अगर हम लोग बढ़ाते गए, लेकिन अगर पॉलीमर का मास जो है बहुत ज़्यादा हो गया, ओके, लेट्स से वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, उसका मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो कैसी होगी, बहुत हाई होगी। तो इसमें जो है हमारा जो पॉलीमर मिलता है ना, वो इतना टफ मिलता है, इतना रिजिड मिलता है कि वो मैनेज नहीं हो सकता, है ना। लेट्स से बेसिकली अगर हम लोग कोई एक आध पॉलीमर ले, बकेलाइट वगैरह, अगर हमको स्टार्टिंग में हमको तो बनाना ही है ना हैंडल, लेट्स से अगर कुकर का जो हैंडल है वो बनाना है, तो वो बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ेगी, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना पड़ेगा, वापस से उसको शेप देना पड़ेगा, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर ये उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनमैनेजेबल मतलब हम लोग उसको किसी दूसरी जगह अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए दो चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर मास बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो हमको एक अब बोलोगे आपके सर ये मॉलिक्यूलर मास लो हाई हम लोग कैसे डिसाइड करें, तो देखिए जब पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर कैसा, मोनोमर की यूनिट आपस में ज्वाइन होते होते बनता है ना। अच्छा, वो प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो जितना मोनोमर हमको मिलता रहेगा उतना पॉलीमर के साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मोनोमर एक के बाद एक ज्वाइन होते जाएंगे। तो याद है अगर हमने देखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने एक चेन टर्मिनेशन स्टेप भी लगाई थी। तो हमको क्या करना होता है, कुछ देर के बाद कुछ एडिशन करके किसी सब्सटेंस का उस चेन को टर्मिनेट करना पड़ता है। अब हमारे ऊपर है, फ़ौरन कर दिए तो चेन छोटी मिलेगी, बहुत देर के बाद करेंगे तो चेन बड़ी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा चेन बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा मास बढ़ता चला जाएगा। मास क्यों बढ़ेगा, इसलिए कि मोनोमर्स बढ़ते चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में। इसलिए हम लोग को क्या करना होता है कि स्पेसिफिक टाइम में और एक मैनेज करना होता है कि एक ऑप्टिमम चेन की साइज़ मिले। ऑप्टिमम चेन की साइज़ मिले मतलब क्या, एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ मोनोमर्स मिले, जिसकी वजह से उसका मास ऑप्टिमम हो, ना बहुत ही कम हो ना बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम कितने मोनोमर चाहिए हमको, या कितनी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन चाहिए, उसे बोला जाता है क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है,
पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मोनोमर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब कम से कम इतने मोनोमर्स तो चाहिए, उससे कम अगर मोनोमर्स होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो किधर चला जाएगा, वेरी लो मॉलिक्यूलर मास की कैटेगरी में चला जाएगा। तो एटलीस्ट इतने मोनोमर चाहिए, तो जब जाकर वो क्या होगा, यूज़ के मतलब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डिग्री, कि कम से कम इतने चाहिए, उसके बाद हम लोग टर्मिनेट करना, चेन को टर्मिनेट हम लोग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर में चेन को टर्मिनेट करेंगे तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ द क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आगे बात समझना, छोटा सा टॉपिक है, उसको ध्यान में रखना। नाउ वी विल मूव टू द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एकदम आसान सा है। तो बेसिकली जितने भी हम लोग पॉलीमर हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन है, बकेलाइट है, मेलामाइन है, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होते। बेसिकली कोई भी चीज़ जब जाती है सॉइल के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे इवन हमारी ह्यूमंस की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी भी क्या होती है, अंदर जाकर डिग्रेड होते रहती है और इनके ही क्या बनते हैं, फ्यूल्स बनते हैं। आई बात समझ में। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐसे होते हैं, वो कितना भी सॉइल के अंदर पड़े रहें, वो उनके साथ उनको डिग्रेड नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल इस पॉलीथीन। क्यों बैन हुई थी अभी, प्लास्टिक है ना, कैरी बैग्स, प्लास्टिक वगैरह बैन क्यों हुई थी, इसलिए कि वो नेचर में जाकर, सॉइल में जाकर डिग्रेड नहीं हो रही थी, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, प्लास्टिक को बैन किया। बट अब अगर हमको उसको यूज़ करना ही है, देखो फिर से यूज़ होने लगी, तो अब कुछ एक ऐसा वे निकाला जाए, कुछ ऐसा एक वो किया जाए, कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाए जाए जो बायोलॉजिकली क्या हो, डिग्रेडेबल हो। तो अगर हम लोग वो यूज़ करेंगे तो हमारे काम भी हो जाएंगे और पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग किसकी तरफ मूव करते हैं, वी विल मूव टू द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर जो बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन नहीं बढ़ता, दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आगे बात समझ में। उसमें दो पॉलीमर को मेनली हमको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट इज़ PHBV, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म देखो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। सो द फुल फॉर्म ऑफ PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। दिस इज़ द फुल फॉर्म। एटलीस्ट कम से कम आप लोग शॉर्ट नेम तो याद रखो, दैट इज़ PHBV। PHBV इज़ अ पॉलीमर विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सेम चीज़ है, इसमें दो मोनोमर यूज़ होंगे, ओके। फर्स्ट वन इज़ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। द मोनोमर्स यूज, वन इज़ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, दूसरा होगा ब्यूटेनोइक एसिड है, और यहाँ पर है 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलो अब ज़रा इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक COH का है, एक OH का है। तो अगर आपको याद हो 11th में हमने देखा था पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। तो नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4। अब थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3-हाइड्रोक्सी। अच्छा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड है, ओइक एसिड लिखा जाता है, याद है सबको। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आई बात समझ में। सो फर्स्ट मोनोमर इज 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सेम चीज़ यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला बड़ा है 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अगेन इसको क्या लिखेंगे, 3-हाइड्रोक्सी। फाइन। अच्छा, अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन वाले हैं, एसिड है, तो उसको क्या लिखेंगे, 5 को बोला जाता है पेंटा, सो इट इज़ पेंटेनोइक एसिड। इसको याद रखने का मेथड ये है। अगर आपको नोमेनक्लेचर पता है तो यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ओके, नाउ अब सेम इसमें क्या होगा देखिए ज़रा कि हमको क्या करना है, PHBB बनाना है, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा ज़रा देखिए, जो एसिड का पार्ट है इसके अंदर से OH ग्रुप निकलेगा, ये जो अल्कोहल का पार्ट है इसके अंदर से क्या निकलेगा, H ग्रुप। बाहर क्या निकला, H2O का पार्ट क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया। अब जब H2O का पार्ट बाहर निकला तो ये एक वैलेंसी के साथ और ये ऑक्सीजन वैलेंसी के साथ आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ से OH निकला तो ये इसकी तरफ से क्या बाहर निकलेगा, H ग्रुप बाहर निकलेगा, और यहाँ पर H निकला तो इसकी तरफ से एसिड के पार्ट से क्या निकलेगा, OH ग्रुप। तो एसिड के पार्ट से OH ग्रुप निकालो और अल्कोहल के पार्ट से हाइड्रोजन निकालो और जो मिल रहा है आपस में ज्वाइन कर दो, सो यू विल गेट द स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ से H निकालता हूँ मैं, यहाँ पर क्या बचेगा, लेट्स से यहाँ पर बचा O, फिर जो है सारा वैसे लिखो CH, दिस इज CH3, हियर CH2, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O। अब ये C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, ये तो -H2O हो गया, फाइन। अब यहाँ से क्या अटैच होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अटैच होगी, हियर CH, अगेन CH2, CH3, और आगे चलेंगे हम लोग, दैट इज CH2, हियर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH बाहर निकला तो ये N नंबर ऑफ मोनोमर्स इसके मिल गए। आगे बात समझ में, ये N मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, N मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। अब जब यहाँ से जो है OH निकला तो इसके बाजू में क्या आएगा, इसके बाजू में एक और मोनोमर किसका आएगा, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड का, और वो उसके H के साथ इसके OH आपस में मिलकर हाइड्रोजन वाटर बाहर निकालेंगे, उधर अटैच होगा। इसी तरह ये वाला जो ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ से तो OH निकला, यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और इसके इस तरफ क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, जिसका एसिड का पार्ट यहाँ पर रहेगा, तो उसके पेंटेनोइक एसिड के एसिड से OH और ब्यूटेनोइक एसिड के OH ग्रुप से H बाहर निकलेगी और यहाँ पर वो मोनोमर अटैच होगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बात समझ में, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इज़ द नेम। ठीक है, सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नाउ सेकंड इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये तो हो गया फर्स्ट, ये दो ही पढ़ने हमको। ना आर सेकंड पॉलीमर इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब देखो ये भी नाइलॉन की कैटेगरी है, ठीक है, नाइलॉन 2। अगर याद होगा तो नाइलॉन की कैटेगरी है, नाइलॉन वाले पॉलीमर को क्या बोला जाता था, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में क्या होती थी, अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज कैसी होती थी, C डबल बॉन्ड O NH, ये वाली लिंकेज होती थी, अगर सबको याद होगा तो। सो दिस इज़ द अमाइड लिंकेज। तो हमारा ये भी नाइलॉन है, मतलब इसके अंदर भी अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। इसके सबसे पहले मोनोमर्स देखते हैं। दो टाइप के मोनोमर यूज़ होते हैं, एक होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O OH, हियर CH2, हियर NH2। आई बात समझ में, दिस इज़ माई ग्लाइसिन, C डबल बॉन्ड OH CH2 और इधर हो गया NH2। इसी तरह जो है हमारे पास एक है अमाइनो कैप्रोइक एसिड, सेम स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O OH। और ग्लाइसिन में एक CH2 ग्रुप था, यहाँ पर जो होंगे 5 CH2 ग्रुप होंगे और अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। तो ये दो पॉलीमर हमको मोनोमर यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइसिन एंड सेकंड इज़ अमाइनो कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। अब ज़रा देखिए सेम चीज़ इसमें भी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। C डबल बॉन्ड O OH में से कौन सा पार्ट निकलता है, OH का पार्ट। NH2 में से क्या निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा, NH ग्रुप बच जाएगा। अब ये H और इसके अंदर का OH आपने बाहर क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या मिलेगा NH, ये वाली लिंकेज बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पर ये NH बचेगा। इसी तरह इधर से क्या निकलेगा, OH ग्रुप बाहर निकलेगा, इस तरीके से। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ से बाहर निकल गई NH, H बाहर निकली, NH बचा, एयर CH2, एयर C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के बाद H2O बाहर निकला, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा NH, अगेन एयर CH2 5 एंड एयर C डबल बॉन्ड O और वहाँ से OH बाहर निकला। दिस इज़, अगर इसका N मॉलिक्यूल इसका N मॉलिक्यूल लेते हैं तो N मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। अब ज़रा देखिए C डबल बॉन्ड O H2O बाहर निकला NH। अब ये वाली लिंकेज कौन सी है, दैट इज़ कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज। और अमाइड लिंकेज किस में होती है, नाइलॉन्स के अंदर होती है, फाइन।
अच्छा, अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ से NH2 से H का पार्ट बाहर निकला, C डबल बॉन्ड OOH से OH निकलेगा, और इसके बाजू में क्या आएगा, ग्लाइसिन का NH2 का पार्ट आएगा। तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड का OH या उधर बाजू वाले ग्लाइसिन के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बाहर निकलेगा, अमाइड लिंकेज बनेगी। इसी तरह ग्लाइसिन का इधर का NH2 का H रहेगा यहाँ पर, और इस तरफ क्या आएगा, अमाइनो कैप्रोइक एसिड का पार्ट आएगा, वहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पर जो है अमाइड लिंकेज बनेगी। तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ओके, दिस इज़ अगेन अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, है ना। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है नायलॉन के जैसी, बट इट इज़ अ गुड इसका एडवांटेज क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल है। वाई नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसलिए कि एक मोनोमर में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज नायलॉन 2 नायलॉन 6। आगे बात समझ में, फाइन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश। एक लास्ट एक टेबल है लास्ट में, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो पॉलीमर का नाम है, मोनोमर कौन से यूज़ होते हैं, और बेसिकली उनका यूज़ क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। उसमें एक बार बुक रेफ़र करो, उसमें सारे टेबल के अंदर हम अक्सर तो वही है जो हमने देख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ नए हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखना है कि पॉलीमर का नाम क्या है, मोनोमर क्या यूज़ हो रहे हैं, और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।